गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है अध्ययन का वो है रॉक्स अर्थात चट्टान। इससे पूर्व में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी बनावट पर एक वीडियो हमने देखा था। इस अध्याय में हम पृथ्वी की जो बाह्य संरचना है उस पे हम अध्ययन करेंगे। आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त किया जाता है, भूपर्पटी या पर्पटी क्रस्ट तथा अधस्तर। पृथ्वी के जो बाह्य मंडल है उसको क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं, जो ऊपर का जो इसका पदार्थ है। क्रस्ट ठोस अवस्था में है। क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ भाग जो कि स्थल को प्रदर्शित करता है स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है, और जल प्लावित जो भाग है वो जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के नाम से अभिहित किया जाता है। साधारण अर्थ में अगर हम देखें तो स्थल मंडल का तात्पर्य है चट्टान मंडल रॉक्स स्फीयर, क्योंकि लिथोस का शाब्दिक अर्थ है चट्टान, और पृथ्वी की पपड़ी की जो संरचना है अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, परंतु इसका जो 98% भाग है वो केवल 4 तत्वों से निर्मित है। शेष 2% लगभग 90 तत्वों से बना हुआ है। अगर इन्हें हम देखें तो क्रस्ट में जो अधिकता वाले मिलने वाले तत्वों की जो मात्रा है उनका प्रतिशत अगर हम देखें तो पहला ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% और लोहा 5%, और फिर अन्य जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो तत्व मिले होते हैं। किसमें? स्थल मंडल का जो ऊपरी क्रस्ट है उसका उसमें हम किन तत्वों की मात्रा है वो हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्रस्ट के अंदर जो मिट्टी है, जो धरती का ऊपरी खोल है क्रस्ट, उसके अंदर जो तत्व बताए आपको ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्रम से मिलते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के जो पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है तथा चीका और रेत की तरह कोमल भी हो सकती है। चीका अर्थात क्ले। खड़िया मिट्टी, चौक तथा चूने के पत्थर लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य अर्थात इनके अंदर जो द्रव है वो प्रवेश कर जाता है हो सकती है, अथवा स्लेट के जो सदृश्य है अप्रवेश्य अर्थात स्लेट पर पानी नहीं जाता अंदर, वो अप्रवेश्य हो सकती है। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक शेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। आर्थर होम्स के अनुसार शेलों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण होता है। पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर शेलों को निर्माण करते हैं। पपड़ी के तत्वों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि ये तत्व अत्यंत हल्के हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की जो पपड़ी है अधः स्तर से हल्की और कम घनत्व वाली है। प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि पपड़ी की शेलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई है। इनमें केवल 6 खनिजों का अंश अधिक रहता है। वो कौन कौन से हैं अगर हम उन्हें देखें तो पहला है फेल्सपार, दूसरा है क्वार्ट्ज या स्फटिक, तीसरा है पायरोक्सिन, चौथा एम्फीबोल, पांचवा माइका या अब्रक तथा छठा ओलिविन। भूपपड़ी की शेलों का कुछ भाग कठोर तथा संगठित होता है, जबकि कुछ शेल ढीली तथा असंगठित होती है। कुछ शेल आकार में बड़ी, कुछ छोटी, कुछ एक समान तथा कुछ भिन्न भिन्न होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तरह तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं। इन स्थल रूपों का आकार और स्वरूप शैलों की बनावट पर आधारित होता है।
क्योंकि अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा अपरदन की मात्रा तथा प्रभाव शैलों की संरचना तथा संगठन पर आधारित होता है। साथ ही स्थल रूपों का रूप भी इसी अपरदन के स्वभाव पर आधारित होता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास समय समय पर उनके आकार तथा रूप में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनमें विभिन्न भिन्नताएं आदि शैलों के स्वभाव एवं बदलते स्वरूपों पर आधारित होती है। लोबेक के अनुसार शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाती है। अगर हम चट्टान जो हैं, अगर हम इसे कहें कि पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो साधारण रूप में शैलों की रचना है वो दो रूपों में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे, सामान्य रूप में, परंतु सदैव नहीं होता ही। भूपृष्ठ के नीचे बनी जो शैल है वो आग्नेय और ऊपर निर्मित शैल अवसादी कही जाती है। इन दोनों शैलों के स्थान परिवर्तन के समय इनमें अगर परिवर्तन होता है तो इस तरह की परिवर्तित जो शैल है वो रूपांतरित शैल कहलाती है। जहाँ तक शैलों की उत्पत्ति का सवाल है, रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से किस पर, आग्नेय शैल से ही निर्मित होती है। क्यों? यहाँ पर एक आपके मन में विचार आया होगा कि क्यों होती है, कि आग्नेय शैल ही प्राथमिक शैल चट्टान कैसे है। तो हम यहाँ देखें कि सर्वप्रथम जो पृथ्वी के तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण सर्वप्रथम कौन सी शैल का निर्माण हुआ? आग्नेय शैल का। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों ने जल, वायु, हिमानी आदि के द्वारा आग्नेय शैल के जो अपरदित पदार्थों को अन्यत्र जमा करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप संगठन के कारण अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। आगे चलकर गतिक तथा तापीय परिवर्तन के कारण आग्नेय तथा अवसादी शैलों का रूप बदल गया, जिससे तीसरी प्रकार की शैल रूपांतरित या कायांतरित शैल का निर्माण हुआ। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शैलों के निर्माण में चक्रीय अवस्था का आभास होता है। निर्माण की इस चक्रीय अवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। संरचना, उनमें आता है शैलों की बनावट, प्रक्रम की अपरदन के जो कौन सा साधन है, बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, पवन है, हिमानी है, क्या है, और अवस्था तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था का परिणाम होती है। अब हम करते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। बनावट की मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानों के जो हैं 3 प्रकार हैं। आग्नेय शैल जो पृथ्वी के तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से निर्मित होती है। अवसादी शैल अवसादों के जल भाग में जमा होने से अथवा जीवावशेषों के जमाव से निर्मित शैल। और तीसरी है रूपांतरित शैल, दाब तथा ताप के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों से परिवर्तित होकर जो निर्मित शैल है उसे रूपांतरित शैल कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। इस आधार पर यह भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय शैलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि आग्नेय की रचना तपत एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। चूंकि मैग्मा तप्त होने के कारण अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है, वैसे सचमुच अग्नि नहीं होती है। इस प्रकार आग्नेय का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। यहाँ मैं बता दूं कि ज्वालामुखी जब धरती पर आता है तो जब पृथ्वी की जो स्थलमंडल है उसके क्रस्ट के नीचे अगर जो है ज्वालामुखी वो मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही धरातल के ऊपर आया वो मैग्मा क्या कहलाता है? लावा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। चूंकि सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ, अतः इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी के कारण हुआ है। ज्वालामुखी जो उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा जो है पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर जो निर्माण करता है उसे आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं हम। कुल मिलाकर आग्नेय कठोर चट्टानें होती हैं तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सारे प्रविष्ट हो पाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टान इतनी मुलायम हो जाती है कि वह फावड़े से आसानी से खोदी जा सकती है। आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती है, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर होता है।
उनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनका क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने से गति तथा स्थान पर आधारित होती है। जब मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है, फलस्वरूप कणों का बनना पूर्ण नहीं हो पाता। इस कारण या तो रवे होते ही नहीं, और यदि होते हैं तो बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें बिना किसी यंत्र के सहायता के नहीं देखा जा सकता। फलस्वरूप कणों की बनावट पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। इस कारण चट्टान रवेदार होती है तथा कण बड़े बड़े होते हैं। अब आता है आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। जब लावा का उद्गार क्रमशः कई बार होता है तो लावे की कई तह एक के बाद एक जमा होती है, फलस्वरूप परतों की आशंका होती है, परंतु वास्तव में क्या है, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। यह आपने ध्यान रखना है। चूंकि पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपरदन का प्रभाव बहुत ही कम होगा। आग्नेय शिलाओं में जीवावशेष नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि मैग्मा और लावा इतना गर्म होता है कि उनमें जीवावशेष पाए जाने की संभावना ही नहीं है। आग्नेय शिलाओं में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक होती है। अब हम आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण करते हैं उत्पत्ति के प्रक्रिया के अनुसार। जैसे इसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, अंतर्निर्मित जो अंदर है पृथ्वी के, और बाह्य निर्मित जो बाहर धरातल पर आकर निर्मित होती है, वो आग्नेय चट्टानें। अंतर्निर्मित की अगर हम बात करें तो अंतर्जात आग्नेय शैल जो हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही अगर ठंडा होता है और ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसे अंतर्निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल और मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल। पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल जो हैं, इनका निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में हुआ। चूंकि इनका ठोस होना, जमाव एवं ठोस दोनों ही गहराई में होते हैं, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इन्हें ठंडे होने की गति मंद होती है। इस कारण में रवे अधिक और बड़े पाए जाएंगे, जैसा कि पहले हमने विशेषताओं में देखा। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल जो है वो पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। इस पातालीय शैल का नाम प्लूटो के नाम पर रखा गया, जिसका तात्पर्य होता है पाताल का देवता। ये इतनी गहराई में स्थित होती हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अत्यधिक अपरदन और उत्थान के बाद ही ऊपरी भाग पर दृष्टिगोचर होती हैं। अब आती है मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय। ये ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा जो ऊपर उठता है वो विभिन्न रूप ले लेता है। इसे मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, लंबे असमान और उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और तल अधिक गहराई में होता है। अपरदन द्वारा इनका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता। आप ये मान लीजिए कि बैथोलिथ जो है वो पर्वतीय भाग, बैथोलिथ जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है पाए जाते हैं। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योग रहता है। रांची पठार पर इस तरह के बैथोलिथ मिलते हैं, इन्हें रांची बैथोलिथ कहा जाता है। अब है लेकोलिथ। लेकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृत्ताकार का होता है, जिसका रूप क्या होता है, उत्तल ढाल के रूप में। लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार जो शैल है उसकी ऊपरी परत उत्तल चाप के रूप में और गुमताकार रूप में हो जाती है। जैसे छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है, इसमें अनेक इसके प्रकार हमें देखे जा सकते हैं। अब है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार जो पर्वतों की अपनति और अवनति। अब हम देखते हैं कि अपनति और अवनति के रूप में अगर मैग्मा का जमाव होता है तो इसे फैकोलिथ चट्टान कहते हैं। अर्थात ऊपर नीचे जो पहले मैंने बताया था, जो कौन सा, तो भ्रंश और चटकन जो भ्रंश होता है और वलन में क्या होगा, आपको बताया था कि रबड़ है, उसको दोनों तरफ से दबाया तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसी प्रकार से फैकोलिथ जो है वो इसी प्रकार से ऊपर नीचे जो चट्टानें होती है उसके रूप में अगर मैग्मा का जमाव होता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं चट्टान। लोपोलिथ। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है एक छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे
अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लेपोलिथ कहते हैं। फिर है सील। सील क्या है? एक पट्टी के रूप में क्षैतिज लंबी जो सिल होती है, जैसे चट्टान। शिल परत के रूप में अगर आग्नेय शैल का समूह होता है, जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जवाब परतदार अथवा रूपांतरी शैलों की परतों के बीच होता है। शिल और डाइक में आप एक अंतर मानिए, शिल तो होता है क्षैतिज रूप में और डाइक होता है लंबवत। जब मैग्मा का जवाब चट्टानों में लंबवत रूप में सीधा हो जाता है धरातल के नीचे तो उसे डाइक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं बाह्य आग्नेय निर्मित चट्टान। जब तरल एवं तरल मैग्मा जो लावा है पदार्थ है धरातल के ऊपर आ जाता है तो जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो इसे बाह्य आग्नेय शैल कहते हैं। प्राय ज्वालामुखी के जो दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक जो भाग बाहर आता है और फैल जाता है, इससे निर्मित जो शैल है ज्वालामुखी शैल कहते हैं। अतः हमने आज आग्नेय चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अवसादी और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आग्नेय शैल की चट्टानों के जो आपको वर्गीकरण है वो एक सारणी रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।